हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन क्लास में। क्लास 10th में अब हम लोग बायोलॉजी में देखेंगे लेसन नंबर 4। चैप्टर है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे आनुवंशिकी। आनुवंशिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था बेटसन ने, और आनुवंशिकी की डिफिनीशन थोड़ा बहुत देखेंगे कि वंशागत और विभिन्नताओं के अध्ययन को आनुवंशिकी कहा जाता है। और नेक्स्ट है आनुवंशिक लक्षण। तो ऐसे लक्षण जो माता पिता से या जनक से उनकी संतान में जाते हैं, इस तरह के लक्षण को हम लोग क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण या हेरेडिटरी कैरेक्टर। नेक्स्ट है बच्चों आनुवंशिकता। तो माता पिता या जनकों से जीवों में आनुवंशिक लक्षणों का जो स्थानांतरण होता है उसको हम लोग कहते हैं आनुवंशिकता या हेरेडिटी। नेक्स्ट है मेंडल का प्रयोग तथा परिणाम। बच्चों मेंडल का पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, और इन्होंने अपना प्रयोग जो किया था 1822 से लेकर के 1844 तक इन्होंने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया। और मटर का पौधा इसलिए लिया क्योंकि मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है। इसकी फसल जो होती है, यह जो मटर का पौधा होता है जल्दी से तैयार होता है। इसमें जो लक्षण होते हैं युग्मक के, वो अलग अलग कैरेक्टर भी, विपरीत कैरेक्टर भी इसमें पाए जाते हैं, और उसके साथ साथ इसकी देखभाल भी आसान होती है। तो इसलिए मेंडल ने मटर का प्रयोग किया, और मटर के प्रयोग में इन्होंने 3 नियम दिए। पहला नियम था एकल लक्षण तथा प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ यूनिक कैरेक्टर एंड डोमिनेंस। दूसरा दिया लक्षणों के पृथक्करण या युग्मक की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर। और नेक्स्ट है तीसरा स्वतंत्र अभ्युगम का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। तो बच्चों ये रहा मेंडल का तीनों नियम। और मेंडल ने अपने प्रयोग के आधार पर यह बताया कि जो भी आपके कैरेक्टर होते हैं या आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो जनकों से माता पिता में स्थानांतरित होते हैं। इस तीनों नियम को पढ़ने से पहले हम लोग पहले कुछ शब्द देखेंगे जो मेंडल ने अपने प्रयोग में प्रयोग किया था या अपने प्रयोग में दिया था। पहला है संकर, जिसको हम लोग हाइब्रिड कहते हैं। इसका मतलब है या इसका डिफिनीशन देखेंगे, संकर जब 2 विपरीत लक्षणों वाले नर और मादा के बीच फर्टिलाइजेशन या निषेचन कराते हैं तो उससे प्राप्त जो संतानें होती हैं उसको हम लोग संकर कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हम लोग संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा शब्द था एलील या एलीलोमास। तो एलील या एलीलोमास मतलब कि विपरीत लक्षणों वाले युग्मक या गैमीट को हम लोग एलील कहते हैं। जो भी विपरीत लक्षण वाले युग्मक या गैमीट होंगे उनको एलील कहा जाता है। दूसरा है प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण, मतलब कि प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण क्या होता है? तो जब हम लोग किसी भी 2 विपरीत लक्षणों वाले युग्मकों का क्रॉस कराते हैं तो उसके बाद से F1 पीढ़ी में जो भी आपका पौधा प्राप्त होता है या F1 पीढ़ी में जो भी आपके आने वाली पीढ़ी होती है F1 पीढ़ी, उसमें जो पौधा आता है उसमें जो लक्षण दिखाई देता है, यानी F1 पीढ़ी में दिखाई देने वाला जो लक्षण होता है उसको हम लोग कहते हैं डोमिनेंट या प्रभावी लक्षण। और जो लक्षण छिपा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अप्रभावी या रिसेसिव कैरेक्टर। यानी कि बच्चों F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देगा वो होगा प्रभावी, और जो लक्षण छिपा रहेगा दिखाई नहीं देगा उसको हम लोग बोलेंगे अप्रभावी
लक्षण या रिसेसिव कैरेक्टर। दूसरा है नेक्स्ट, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण और बहुसंकर संकरण। पहले तो हम लोग संकर पढ़े हैं कि क्या होता है। अब देखेंगे इसमें एक संकर संकरण में क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मतलब कि इसमें दो विपरीत लक्षणों वाले नर और मादा या फिर भी दो विपरीत लक्षणों वाले युग्मकों के बीच में एक जोड़ी लक्षण लेकर के जब हम लोग संकरण या क्रॉस कराते हैं तो उस तरह के संकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, एक संकर संकरण। इसमें वल्लीवाल लक्षण क्या होता है, एक जोड़ी लक्षण लेके हम लोग संकरण कराते हैं। दूसरा है द्विसंकर संकरण, इसमें दो जोड़ी लक्षण लेकर के हम लोग गैमेटों के बीच में संकरण कराते हैं। तीसरा है पॉलीहाइब्रिड क्रॉस, इसमें दो से अधिक लक्षणों को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, संकरण कराते हैं। नेक्स्ट है बच्चों समयुग्मनज और विषमयुग्मनज। समयुग्मनज मतलब ऐसे गैमेट या ऐसे युग्मक जिनके लक्षण समान होते हैं और ऐसे गैमेट और ऐसे युग्मक जिनके लक्षण असमान होते हैं। मतलब कि समयुग्मनज में समान लक्षण वाले गैमेट मिलेंगे और विषमयुग्मनज में असमान लक्षण वाले गैमेट प्राप्त होते हैं, उनको हम लोग विषमयुग्मनज कहते हैं। समयुग्मनज को बोलते हैं होमोजाइगोट और विषमयुग्मनज को बोलते हैं हेटेरोजाइगोट। नेक्स्ट बच्चों फिनोटाइप और जीनोटाइप देखते हैं। फिनोटाइप मतलब कि जब किसी प्लांट या एनिमल का जो हम लोग बाहरी संरचना देखते हैं, फिनोटाइप का मतलब है उसके बाहरी स्ट्रक्चर से और जीनोटाइप का मतलब है उसके जीवी संरचना से। तो बच्चों ये रहा आपका टोटल जो वर्ड आपके मेंडल के नियम में आने वाले हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मेंडल के जो तीनों नियम थे उसमें पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम एक एक करके देखना है। तो बच्चों अब हम लोग मेंडल का पहला नियम देखेंगे, एकल लक्षण या प्रभाविता का नियम। इसमें मेंडल ने बताया कि जब हम लोग किसी दो विपरीत युग्मकों को क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में मिलने वाला जो भी आपका युग्मक होगा या प्लांट होगा उसमें दो तरह के लक्षण मौजूद होते हैं, लेकिन जो लक्षण प्रभावी होता है वही दिखाई देता है। तो इसमें आपका लंबापन वाला जो गुण है वो दिखाई दे रहे हैं। F1 पीढ़ी के सारे पौधे क्या होंगे, लंबे होंगे। एक पौधा हमने लिया वो शुद्ध लंबा पौधा है, दूसरा हमने लिया वो शुद्ध बौना पौधा है। दोनों का हम लोग जब क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, F1 पीढ़ी में मिलने वाले जितने भी पौधे होंगे सारे क्या होंगे, लंबे होंगे और संकर होंगे, ठीक ना, हाइब्रिड प्लांट होगा। तो इसमें जो लक्षण प्रभावी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी, जो लक्षण आपको दिखाई देता है वो लक्षण क्या होता है, प्रभावी होता है, और जो नहीं दिखाई देता है वो अप्रभावी होता है। तो F1 पीढ़ी में जो पौधे का लंबेपन का गुण है वो दिखाई देता है, तो ये क्या होगा, लंबापन का जो गुण होगा वो प्रभावी होगा, और जो बौनापन का गुण है वो गुण क्या होता है, छिपा होता है, वो इसका रिसेसिव कैरेक्टर होता है। दूसरा देखेंगे बच्चों, दूसरा नियम था मेंडल का लक्षणों के पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसका मतलब कि जो भी आपके युग्मक F1 पीढ़ी में एक साथ रहते हुए भी इनके लक्षण क्या होते हैं, एक दूसरे का असर नहीं पड़ता इनमें, इनके लक्षण आगे चल के अलग अलग हो जाते हैं। मतलब कि इनके गैमेट एक साथ रहते हुए पर एक दूसरे का कोई असर नहीं पड़ता है, आगे की जो पीढ़ी आती है उसमें ये अलग हो जाते हैं। यहाँ तक तो हमने पढ़ा F1 पीढ़ी में। दूसरे नियम में क्या है कि जब F1 पीढ़ी के पौधों को स्वपरागण कराया जाता है तो स्वपरागण कराने के बाद से इसमें हमको मिलते हैं कुछ पौधे ऐसे मिलेंगे, यानी 25% पौधे ऐसे मिलेंगे जो शुद्ध लंबे होंगे, 25% पौधे ऐसे मिलेंगे जो क्या होंगे, शुद्ध बौने पौधे होंगे, और 50% पौधे ऐसे मिलते हैं जो क्या होते हैं, संकर प्रजाति के होते हैं। मतलब कि इसमें जो आपका ये शुद्ध गैमेट था वो F2 पीढ़ी में वापस हमको मिल जाते हैं, शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधों के गैमेट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, जबकि यहाँ पे
50% पौधे ऐसे मिलेंगे जो क्या होते हैं, आपके संकर होते हैं। तो इसमें हम लोग 50 और 25 है ना, इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 1:2:1 का रेशियो मिलता है, यानी 1 संबंधी 2 संबंधी 1 के अनुपात में F2PD के पौधे मिलते हैं। ये इनका जीनोटिपिक रेशियो होता है। अब देखेंगे कि जो आपका ये F2PD के संकर प्रजाति के पौधे हैं, इनका फिर से अगर हम लोग क्रॉस कराते हैं तो इसमें क्या होता है, इनका जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है या फिनोटाइप रेशियो होगा 3:1 का मिलेगा, क्योंकि 3 पौधे क्या है, लंबे हैं और एक पौधा क्या है, छोटा है। तो बच्चों ये रहा आपका लक्षणों के पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, यानी कि हम लोग जब F1 पीढ़ी के संकर पौधों को क्रॉस कराते हैं तो जो आपके स्टार्टिंग में शुद्ध बौने पौधे थे और शुद्ध लंबे पौधे थे, दोनों क्या हो गए, वापस हमको उसी रूप में मिल जाते हैं। इन पे युग्मकों को एक साथ रहने का कोई असर नहीं होता, ना तो इनके लक्षण चेंज होते हैं। अब बच्चों देखेंगे तीसरा नियम है स्वतंत्र विनोदन का नियम। इसमें पिछले 2 नियमों में हम लोगों ने देखा है कि इसमें सिंगल लक्षण लेते हैं, लेकिन स्वतंत्र विनोदन के नियम में दो लक्षण लेंगे, यानी कि 2 विपरीत कैरेक्टर वाले 2 जोड़ी लक्षण लेंगे। जैसे कि यहाँ पे है गोल और पीला बीज, दूसरा होगा हरा और झुर्रीदार बीज। दोनों के एक युग्मक को लेकर के अगर हम लोग क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में मिलने वाले जो पौधे होंगे उनके बीज कैसे होंगे, पीले और गोल होंगे। यानी कि F1 पीढ़ी के जितने भी मटर के पौधे होंगे उनके बीज कैसे होंगे, पीले और गोल। उसके बाद से F1 पीढ़ी के प्लांट का हम लोग स्वनिषेचन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं, तो उसमें 4 तरह के युग्मक हमको प्राप्त होते हैं, YR, कैपिटल Y कैपिटल R, फिर यहाँ पे कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R और स्मॉल y स्मॉल r। इन चारों को एक साइड में रखेंगे और फिर इसी 4 युग्मकों को उठा करके इधर भी रखते हैं, और इनका हम लोग जब क्रॉस कराते हैं तो इसमें क्या होता है कि 4 प्रकार के बीज मिलते हैं। 9 बीज ऐसे मिलेंगे जो पीले और गोल होंगे, 3 बीज ऐसे मिलेंगे जो पीले और झुर्रीदार होंगे, 3 बीज ऐसे मिलेंगे जो हरे और गोल होंगे, 1 बीज ऐसा मिलेगा जो हरा और झुर्रीदार होगा। तो बच्चों इसमें हम लोग देखते हैं चेकर बोर्ड कैसे बनाना है। तो यहाँ पे आपका कैपिटल Y कैपिटल R है और यहाँ पे कैपिटल Y कैपिटल R है। यहाँ से एक युग्मक को हम लोग उठाएंगे और इन सभी युग्मकों के साथ इस बॉक्स में लिखते जाते हैं। तो यहाँ से हो गया आपका कैपिटल Y कैपिटल R हमने लिख दिया है, यहाँ से फिर लिखेंगे कैपिटल Y कैपिटल R हो गया। तो यहाँ पे कैपिटल Y कैपिटल R क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसलिए यह बीज कैसा होगा, पीला और गोल होगा। नेक्स्ट यहाँ पे फिर यहाँ से लिखेंगे कैपिटल Y कैपिटल R और कैपिटल Y स्मॉल r। तो यहाँ पे भी क्या है, कैपिटल Y कैपिटल R डोमिनेंट कैरेक्टर है या प्रभावी लक्षण है, इसलिए यह बीज भी क्या होगा, पीला और गोल होगा। यहाँ पे फिर लिखेंगे बच्चों, यहाँ से कैपिटल Y कैपिटल R और यहाँ से लिखेंगे स्मॉल y कैपिटल R। ये बीज भी क्या होगा, कैपिटल Y कैपिटल R होने की वजह से प्रभावी लक्षण है, इसलिए ये बीज भी क्या होगा, पीला और गोल। फिर यहाँ लिखेंगे कैपिटल Y कैपिटल R और स्मॉल y स्मॉल r, ये बीज भी क्या होगा, आपका पीला और गोल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से लिखेंगे कैपिटल Y स्मॉल r और यहाँ से लिखेंगे स्मॉल कैपिटल Y कैपिटल R, ये बीज भी क्या होगा, पीला और गोल होगा। नेक्स्ट यहाँ से लिखेंगे कैपिटल Y स्मॉल r और यहाँ से कैपिटल Y स्मॉल r। यहाँ पे कैपिटल R नहीं है इसलिए और स्मॉल y है, तो ये बीज कैसा होगा, पीला और झुर्रीदार होगा। यहाँ से देखेंगे बच्चों कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y कैपिटल R, यानी यहाँ पे आपका कैपिटल R डोमिनेंट कैरेक्टर और कैपिटल Y डोमिनेंट कैरेक्टर, प्रभावी लक्षण दोनों मौजूद हैं, तो इसलिए ये बीज कैसा होगा, गोल और पीला होगा। नेक्स्ट देखेंगे कैपिटल Y स्मॉल r और स्मॉल y कैपिटल R, तो ये बीज कैसा हो जाएगा, झुर्रीदार और पीला होगा। यहाँ देखेंगे बच्चों स्मॉल y कैपिटल R और यहाँ से
फिर कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये बीज कैसा होगा, गोल और पीला। यहाँ से देखेंगे फिर कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल आर, यानी ये बीज भी कैसा होगा, गोल और पीला होगा। यहाँ पे कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल वाई कैपिटल आर, यानी स्मॉल वाई है, इसका मतलब क्या होगा कि ये बीज हरा होगा और कैपिटल आर है तो ये बीज कैसा होगा, गोल होगा। नेक्स्ट है स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, यानी ये बीज भी कैसा होगा, गोल और हरा होगा। लास्ट देखते हैं स्मॉल वाई कैपिटल आर और यहाँ से उठाएंगे कैपिटल वाई स्मॉल आर, तो ये बीज भी क्या होगा बच्चों, गोल और पीला होगा। नेक्स्ट है स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये बीज क्या होगा, झुर्रीदार और पीला होगा। यहाँ देखेंगे स्मॉल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये बीज कैसा होगा, स्मॉल वाई है तो हरा होगा और कैपिटल आर यानी गोल होगा, हरा और गोल होगा। लास्ट बचता है तो स्मॉल वाई स्मॉल आर और यहाँ पे स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये बीज कैसा होगा, झुर्रीदार और हरा होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बीज ऐसे होंगे जो पीले और गोल होंगे और 1 2 3 बीज ऐसे होंगे जो पीले और झुर्रीदार होंगे और यहाँ पे है 1 2 3, यानी 3 बीज ऐसे होंगे जो हरे और गोल होंगे। लास्ट वाला जो बीज होगा वो क्या होगा, हरा और झुर्रीदार होगा। तो बच्चों ये रहा मेंडल का तीनों नियम, इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों अब आगे हम लोग देखेंगे लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन। में हम लोग जानते हैं कि जो मनुष्य होते हैं, मानव में गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, 46 और पेयर में कितना होता है, 23, यानी 23 जोड़ी। मनुष्य में 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी जो क्रोमोसोम होते हैं वो समजात होते हैं, यानी इनको हम लोग ऑटोसोम्स कहते हैं या फिर ये कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। इसके बाद से जो एक पेयर बचता है वो पेयर को हम लोग कहते हैं हेटेरोसोम्स, एलोसोम्स या फिर लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र हेटेरोसोम्स या एलोसोम्स के नाम से एक पेयर को जाना जाता है। फीमेल में या महिलाओं में जो गुणसूत्र होता है वह 22 ऑटोसोम्स के अलावा प्लस एक जोड़ी जो होता है उसमें भी क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक समान और एक बराबर होते हैं, एक समान और एक बराबर होते हैं। जबकि मेल में 22 जोड़ी गुणसूत्र के अलावा जो एक जोड़ी गुणसूत्र बचता है, इसमें एक गुणसूत्र छोटा होता है और दूसरा गुणसूत्र बड़ा होता है। इसमें ये जो आप देख रहे हैं वाई गुणसूत्र, ये क्या होता है, यही निर्धारित करता है मेल और फीमेल का, यही निर्धारित करता है किसका, मेल और फीमेल का। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग इस लिंग गुणसूत्र को लेंगे, ये फीमेल का और मेल का। इनके गैमेट जो होते हैं या युग्मक अगर X और X से, यानी फीमेल का X और मेल का X दो गैमेट फ्यूज होंगे या निषेचित होते हैं, तो कभी भी क्या होता है कि महिलाओं में जो कोशिकाएं होती हैं, जनन कोशिकाएं या अंडे होते हैं वो एक समान ही बनते हैं, लेकिन पुरुष में क्या होते हैं, अलग अलग बनते हैं। एक छोटा क्रोमोसोम होता है और दूसरा बड़ा होता है। तो X से फीमेल का X और मेल का X अगर फ्यूज होता है या मिलता है, तब यहाँ पे XX क्रोमोसोम्स, और अगर फिर फीमेल का एक X मेल के एक X से मिलता है, यहाँ पे भी क्या होंगे, XX क्रोमोसोम्स, यानी यहाँ पे आपका निर्माण होगा किसका, फीमेल का। लेकिन जब फीमेल का X क्रोमोसोम मेल के Y क्रोमोसोम से मिलता है, उसमें निर्माण होता है आपके मेल का, यानी कि 50% चांसेस होते हैं आपके फीमेल के और 50% चांसेस होते हैं आपके मेल के। और यह क्रिया जो होती है, यानी जो जनन क्रिया होती है,
और उसके बाद से जो ये आपके कोशिकाएं, अंड कोशिकाएं होती है, जो इनका जो विभाजन होता है ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है, मियोसिस डिवीजन के द्वारा होता है। तो बच्चों ये आपका लिंग निर्धारण है, इसमें वाई गुणसूत्र या जो मेल होता है, मेल ही जिम्मेदार होता है बॉयज और गर्ल्स यानी मेल और फीमेल के निर्माण के लिए। अब आगे बच्चों देखेंगे इवोल्यूशन या विकास। तो जीवों में विकास की जो क्रिया होती है यह निरंतर चलती रहती है। जीवों में विकास की क्रिया निरंतर चलती रहती है। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर लेंगे तो अगर हम लोगों ने लिया कि 12 भ्रूण अगर हैं और ये 12 भ्रूण क्या है, लाल है, तो लाल भ्रूण है अगर ये ग्रीन या हरी पत्तियों पे बैठेंगे तो ऐसे ही दिखाई दे देंगे। अगर इनमें से कुछ भृंगों को कौवा ने खा लिया, कुछ भृंगों को कौवों ने खा लिया तो क्या होगा, कुछ ही बच जाएंगे, कुछ भृंग क्या होंगे, जन्म क्रिया के लिए कम पड़ जाएंगे, इनकी संख्या में क्या होगी, कम वृद्धि होगी। लेकिन बाई चांस अगर इन भृंगों में एक ऐसा भृंग उत्पन्न हो गया जो हरे रंग का है तो क्या होगा, यह हरे रंग होने के कारण यह पत्तियों में छिप जाता है और पत्तियों में छिपने से इसकी प्रजाति, हरे रंग की भृंग की प्रजाति क्या होगी, अधिक बढ़ने लगेगी, क्योंकि यह कौवों के द्वारा खाया नहीं जाएगा, क्योंकि पत्तियों में कौवे जो है इनको पहचान नहीं पाएंगे हरी पत्तियों में और हरा कलर होने के कारण, और लाल भृंगों में क्या होगी, संख्या में कमी आएगी और हरे भृंगों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये तो पहला रहा। दूसरी स्थिति में क्या होता है बच्चों कि अगर बाय चांस इसमें नीले कलर का भृंग उत्पन्न हो गया तो वो नीले कलर का भृंग भी क्या होगा, वो भी कौवों के द्वारा अधिक संख्या में खाया जाएगा और नीले और लाल की संख्या में कमी आएगी और हरे भृंग की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होती है। लेकिन अगर किसी वजह से कोई नेचुरल घटना घट गई, जैसे मान लीजिए अगर कोई घटनाएं घट गई या फिर सपोज दैट मान लेते हैं कि अगर इनकी संख्या कम है और कम दूरी में ये विकसित हैं, तो अगर जिस जगह पे ये रहते हो वहाँ हाथी के पैर पड़ गए तो क्या होगा, हाथी के पैर पड़ने से अगर ये भृंग कुछ नष्ट हो गए और बाई चांस उसमें से नीले भृंग की प्रजाति बच गई तो आगे की तरफ क्या होगी, नीले भृंग की प्रजाति में ही वृद्धि होगी। नेक्स्ट बच्चों क्या है, उसके बाद से अगर कभी जिन पत्तियों को भृंग खा के रहते हैं उन पत्तियों में अगर रोग लग गया तब क्या होगा, पोषण की कमी की वजह से भी भृंगों की संख्या में कमी आएगी, लेकिन जो ही पत्तियों के रोग में सुधार होगा फिर क्या होगी, इनकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो ये चीजें जो होती हैं ये जीवों में बढ़ती और घटती रहती है और यही रीजन है कि पृथ्वी पर आपके कुछ जीव या जंतु जो है उनकी प्रजातियां घटती और बढ़ती रहती हैं। लेकिन एक चीज और है बच्चों कि पृथ्वी पर जीवों का जो संतुलन है वो भी क्या होता है, हमेशा बना रहता है, क्योंकि कुछ जंतु ऐसे हैं अगर वो जितने उनके अंडे बनते हैं, जैसे कि जो मिनिमम या लो कैटेगरी के जंतु हैं, निम्न श्रेणी के जो जंतु हैं, उनके जितने अंडे बनते हैं या उनके बच्चे जितने उत्पन्न होते हैं, अगर वो जीवित रह जाए या डेवलप हो जाए तो क्या होगा, उनकी संख्या में अधिक वृद्धि होगी और पृथ्वी पे अधिक संख्या में वो क्या होंगे, भर जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि उनमें से सभी जंतु जीवित नहीं होते, कुछ स्टार्टिंग में ही मर जाते हैं, कुछ थोड़ा सा बड़े होकर मर जाते हैं, कुछ दूसरे बड़े जंतुओं के द्वारा खा लिए जाते हैं, तो बचते उतना ही है जितने पृथ्वी को संतुलित कर सके। और नेक्स्ट है बच्चों उपार्जित एवं अनुवांशिक लक्षण। उपार्जित लक्षण क्या होता है, ऐसे लक्षण जो जंतुओं के द्वारा उपार्जित किया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, बीजमान ने एक प्रयोग किया, उन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया, चूहे की पूंछ को काट दिया। हर पीढ़ी में चूहे की पूंछ को काटते गए, लेकिन किसी भी पीढ़ी में उनको पूंछ कटा हुआ चूहा नहीं मिला। सारे चूहे वैसे ही थे जो उनकी पिछली पीढ़ी के चूहे की पूंछ सेम थी, वैसे वो आगे वाले भी थे, और ये हर पीढ़ी के चूहे की पूंछ काटते जाते थे और आगे आने वाली पीढ़ी में
बिना कटे वाले, बिना पूंछ कटे वाले चूहे एक भी नहीं, सारे पूंछ वाले चूहे मिले। यानी बिजमान ने बताया कि जो उपार्जित लक्षण होते हैं वो लक्षण क्या होते हैं, आगे की पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं, जबकि लैमार्क के हिसाब से ये लक्षण जो होंगे वो आगे की पीढ़ी में स्थानांतरित होने चाहिए। नेक्स्ट बच्चों, उसी के साथ साथ देखेंगे कि अनुवांशिक लक्षण, ये लक्षण जो होता है वो उपार्जित लक्षण की अपेक्षा ये जीन में या जो भी आपके जैविक द्रव्य होते हैं या जो जनन द्रव्य होते हैं उनमें उपस्थित होते हैं, और उनमें उपस्थित होने के कारण ये जो लक्षण होते हैं ये माता पिता से उनकी संतान में स्थानांतरित होते हैं, जबकि उपार्जित लक्षण जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्थानांतरित नहीं होते हैं। अब हम लोग देखेंगे जैव विकास चैप्टर 4 में अनुवांशिकी हम लोग पढ़े थे, मेंडल का तीनों नियम। अब हम लोग देखेंगे जैव विकास। विकास से मतलब ये है कि कोई भी जीव अपनी निरंतरता को बनाए रखने के लिए विकास करता है, और यह विकास जो होता है जीवों में वो निरंतर चलता रहता है। इसलिए जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझते हैं कि अगर 12 भृंगों को हम लोग लेते हैं जो लाल कलर के हैं, तो लाल कलर के भृंग पत्तियों पे, हरी पत्तियों पे कंट्रास्ट कलर होने की वजह से आराम से दिखाई दे जाते हैं, इसलिए उनको कौवे या पक्षी आराम से खा जाएंगे। लेकिन बाय चांस अगर उनके किसी अन्य पीढ़ी में अगर हरे कलर के भृंग आ जाए, तो ये हरे कलर के भृंग क्या होते हैं, पत्तियों में आसानी से छिप जाते हैं, जिसको पक्षी नहीं खा सकते, पक्षियों को ये दिखाई नहीं देंगे, और इस वजह से हरे कलर के भृंगों की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है और लाल कलर के भृंगों की संख्या में कमी होने लगती है। धीरे धीरे बाई चांस अगर फिर मानते हैं कि आगे की तरफ अगर फिर नीले कलर के भृंग आ जाए इनकी वंशज में, तो नीले कलर के भृंगों का भी फिर आगे अगली पीढ़ी की तरफ ट्रांसफर होता जाएगा, और नेक्स्ट भी नीले कलर के भृंगों की संख्या भी इसमें बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे ऐसा होगा कि लाल और हरे भृंग के साथ साथ नीले कलर के भी भृंग बढ़ जाएंगे, लेकिन नीले कलर के भृंग भी आसानी से पत्तियों पे दिखाई दे जाते हैं, जिससे क्या होगा, ये भी पक्षियों के द्वारा खाए जाने लगेंगे। तो लाल भृंग और नीले भृंग ये तो पक्षियों को दिखाई देंगे, पक्षियों के द्वारा खाए जाने लगेंगे, लेकिन हरे भृंग जो है ये दिखाई नहीं देते हैं। मानते हैं सपोज है अगर भृंग जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे अगर हाथी के पाँव या बड़े जंतु जो होते हैं उनके पैर पड़ गए, उनके कुचलने की वजह से कुछ भृंग तो ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे, और नष्ट होने के साथ साथ जो भृंग बचेंगे, अगर पेड़ की पत्तियों में रोग लग गए तो अल्पाहार की वजह से ये भृंग क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कम होने के बाद अगर कुछ दिनों के बाद से मानते हैं कि अगर पत्तियां फिर से सही हो गई, पेड़ों में पत्तियां अच्छे से उगने लगी और भृंगों को फिर से भोजन मिलने लगा, तो फिर से ये नीले भृंग जो होते हैं और रेड भृंग या हरे भृंग वो आराम से फिर सर्वाइव कर जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी इनका विकास है वो इनके अल्पाहार और अन्य प्राकृतिक चीजों पर निर्भर करता है, कि अगर पत्तियों में रोग लग गया तो इनके अल्पाहार में कमी हो गई, और कमी होने से भृंगों की संख्या में भी कमी हो गई। लेकिन ज्यों ज्यों फिर पत्तियां सही होती जाएंगी और इनको पत्तियां खाने का फिर इनको आहार मिलना चाहेगा, फिर क्या होगी, इनकी संख्या में वृद्धि होती जाती है। तो बच्चों, विकास से संबंधित ये है कि कोई भी जीव अपनी वंशज या अपने चीजों को बढ़ाने के लिए लगातार विकास करता रहता है, और यह क्रिया निरंतर चलती है। अब देखेंगे बच्चों उपार्जित एवं अनुवांशिक लक्षण। जैसा कि हम लोग पिछले उदाहरण में पढ़े थे भृंग, तो हम लोग उसको फिर उपार्जित लक्षण में भी समझेंगे। भृंग जब अल्पपोषित हो जाते हैं या उनको भोजन कम मिलता है तो क्या होता है, भृंगों की संख्या में कमी हो जाती है, भृंग मरने लगते हैं। लेकिन जो ही पत्तियां आएंगी तो ही भृंगों को जब भोजन मिलना स्टार्ट हो जाएगा
यानी कि उपाधिक लक्षण का मतलब कि कायिक ऊतकों में होने वाले परिवर्तन लैंगिक कोशिकाओं के डीएनए को प्रभावित नहीं करता है। जैसे कि जो भी आपका भ्रूण है वो क्या हुआ, अल्पाहार था, आगे की पीढ़ियों में सारे भ्रूण क्या हुए, स्वस्थ हुए। तो इसलिए कायिक ऊतकों में जो परिवर्तन होगा वो लैंगिक कोशिकाओं के डीएनए को प्रभावित कभी भी नहीं करता है। तो बच्चों इसमें देखेंगे बीजमान का प्रयोग। जैसे कि बीजमान के प्रयोग के उसमें उन्होंने क्या किया, चूहे की पूंछ को बार बार हर पीढ़ी में वो काटते गए और हर पीढ़ी में बिना नेक्स्ट आगे आने वाली जो पीढ़ियां होती थी उसमें बिना पूंछ कटे वाले चूहे नहीं मिलते थे, सिंपल और अच्छे पूंछ वाले चूहे मिलते थे। बीजमान ने क्या किया, चूहे की पूंछ काट दी, नेक्स्ट पीढ़ी में देखा तो उस पीढ़ी में बिना पूंछ कटे वाले चूहे नहीं थे, स्वस्थ चूहे थे। फिर उन्होंने पूंछ काटा, ऐसे बीजमान बार बार करते गए और हर पीढ़ी में बिना पूंछ कटे वाले चूहे नहीं मिले। इसका मतलब ये कि जो उपाधिक लक्षण होता है, अगर हम लोग चूहे की पूंछ बार बार काटें तभी क्या होगा, आगे आने की पीढ़ी में पूंछ कटे वाले चूहे नहीं मिलेंगे। इसका मतलब कि उपाधिक लक्षण भी वंशानुगत नहीं होता है। वंशानुगत क्या होता है, जो जनन द्रव्य में लक्षण पाए जाते हैं ओनली वन, वही लक्षण क्या होते हैं, अनुवांशिक पदार्थों के द्वारा ट्रांसफर या स्थानांतरित होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। नेक्स्ट है बच्चों प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत में हम लोग देखेंगे जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर मात्रा, यानी ऐसे जीव जो संतान उत्पन्न करने की अधिक क्षमता रखते हैं इस वातावरण या इस एनवायरमेंट में, वही क्या होते हैं, जीवित रह सकते हैं। या फिर निम्न श्रेणी के जो जीव होते हैं वो संतान उत्पन्न करने की क्षमता अधिक रखते हैं, लेकिन फिर भी उनके जो जीव होते हैं संघर्ष करके जो बच जाते हैं वही प्रकृति में जीवित रहते हैं, बाकी नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि मछलियाँ, उनके अंडे बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, लेकिन बचते बचते कुछ ही जीव कुछ ही मछलियाँ बच पाती हैं, बाकी क्या होती है, नष्ट हो जाती है। लेकिन जो उच्च श्रेणी के जीव होते हैं जैसे कि हाथी, इनकी आयु भी अधिक होती है, उसके साथ साथ आयु हाथी की जनन क्षमता कम होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हाथी की जनन संख्या या जनन क्षमता अधिक हो जाए तो क्या होगी, हाथियों की संख्या अधिक मात्रा में बढ़ती चली जाती है। इसलिए उच्च श्रेणी के जो जंतु होते हैं उनकी जनन क्षमता कम होती है, निम्न श्रेणी के जो जंतु होते हैं जनन क्षमता अधिक होने के बावजूद भी इनके जो जीव होते हैं वो अधिक मात्रा में नष्ट भी होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों जीवन संघर्ष। जो जीव इस पृथ्वी पर जीवन संघर्ष कर लेता है या फिर अपने वातावरण, अपने शरीर को या अपने जीवन को पर्यावरण या वातावरण के अनुकूल बना लेता है संघर्ष के द्वारा, वही जीव इस वातावरण में सर्वाइव कर पाता है या जीवित रह पाता है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों विभिन्नताएं। पृथ्वी को अनुकूल बनाने के लिए विभिन्नताएं बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये विभिन्नता अपने आप में बहुत ही आवश्यक होता है। जब तक जीव में विभिन्नताएं नहीं रहेंगी उनके लिए अनुकूल वातावरण बनाना मुश्किल होता है। नेक्स्ट है योग्यता उत्तरजीविता, यानी ऐसे जीव जो अपने आप को जीवित रखने के लिए योग्यता रखते हैं या उस वातावरण के अनुकूल अपने आप को योग्य बना लेते हैं, ऐसे जीव क्या होते हैं, योग्यता उत्तरजीविता के अंतर्गत आते हैं और वही इस वातावरण में सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक वर्ण या चयन का सिद्धांत। जो जीव इस वातावरण में रहने के योग्य होता है प्रकृति उसी का चयन करती है, बाकी के जीव क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है जातियों की उत्पत्ति, नई जातियों की उत्पत्ति। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, नई जातियों की उत्पत्ति होती रहती है और एक पीढ़ी के जो भी अनुवांशिक लक्षण होते हैं वो अन्य पीढ़ियों में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। विकास एवं वर्गीकरण। तो बच्चों वर्गीकरण क्या है, जीवों को उनकी समानता, असमानता एवं अन्य संबंधों के आधार पर समूहों एवं उपसमूहों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। जैसे कि एक समूह में रहने वाले जो जीव होते हैं उनके कुछ लक्षण एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, मतलब कि
और अभिलक्षण क्या होता है? तो बाह्य आकृति अथवा व्यवहार का जो वितरण होता है वो अभिलक्षण कहलाता है। जीवों की बाह्य आकृति एवं उसके व्यवहार के आधार पर ही उसको अभिलक्षण में विभाजित करते हैं या उसको हम लोग अभिलक्षण कहते हैं। अब देखेंगे बच्चों, समजात एवं समरूप अंग क्या होता है, जिसको हम लोग होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। तो जीवों में ऐसे अंग जिनकी आकृति, बनावट और जिनके स्रोत की उत्पत्ति एक समान होती है लेकिन उसके कार्य भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, ऐसे अंगों को हम लोग क्या कहते हैं? समजात अंग। समरूप अंग क्या होता है? तो ऐसे अंग जिनकी बनावट, संरचना, उत्पत्ति असमान होती है लेकिन उसके कार्य जो होते हैं एक जैसे होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समरूप अंग या एनालॉगस ऑर्गन। आप देखेंगे बच्चों, जीवाश्म या फॉसिल्स क्या होता है? तो बच्चों पहले जीवाश्म को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम समजात अंग एवं समरूप अंग का एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि समजात अंग में मेढक का अगला पैर है, छिपकली है, मानव है और पक्षी हैं। इन सबके जो संरचनाएं हैं, आंतरिक संरचनाएं, वो एक समान होती हैं लेकिन इनके कार्य क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जैसे पक्षी अपने अगले अंगों का यूज क्या करता है? अगले पैर का यूज क्या करता है? पंख के रूप में, उसको उड़ने के रूप में करता है। मानव अपने हाथ का रूप अलग अलग कार्यों में करता है। छिपकली है, मेंढक है, इनके अग्रपाद की जो आंतरिक संरचनाएं हैं वो एक समान होती हैं लेकिन कार्य इनके क्या होते हैं? अलग अलग। जैसे अब देखेंगे बच्चों समरूप अंग, इसमें जैसे कि चमगादड़ है और तितली है, इनके पंख जो होते हैं, इन दोनों का कार्य एक ही है, उड़ना। काम क्या है दोनों का? उड़ना। लेकिन इनकी जो संरचनाएं हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। तितली और चमगादड़ दोनों के पंख में अंतर होता है। अब देखेंगे जीवाश्म। तो जीवाश्म में क्या है कि कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण या अन्य घटनाओं के कारण जो जीव डेथ कर जाते हैं या चट्टानों के बीच में, पत्थरों के बीच में दब जाते हैं, तो उनके शरीर के कुछ अवशेष क्या होते हैं? सुरक्षित बच जाते हैं या उनके शरीर की जो छाप होती है वो पत्थरों पे आ जाती है या चट्टानों पे आ जाती है। तो उनके इस परिरक्षित अवशेष को ही हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं या फॉसिल्स कहते हैं। अब देखेंगे विकास के चरण या इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। इसमें देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ आइज, आंख का विकास। आंख के विकास को हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये डीएनए के परिवर्तन की वजह से हुआ है, क्योंकि डीएनए हम लोग जानते हैं आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार कई पीढ़ियों तक या आदिकाल से जो मानव या जंतु आ रहे हैं उनके पीढ़ियों में होने वाले जो कई पीढ़ियों में परिवर्तन है, उस परिवर्तन के कारण डेवलप आइज या आंख का विकास हुआ है। पीढ़ी दर पीढ़ी विकास से ही आंख का विकास हुआ है, जो परिवर्तन प्रत्येक पीढ़ी में थोड़े थोड़े परिवर्तन होते रहते हैं। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ फीदर। इवोल्यूशन ऑफ फीदर यानी परों का विकास। तो परों का विकास चिड़ियों में हुआ, यानी कि आदिकाल में या कालांतर में कुछ ऐसे भी जीव थे जिनके पास पंख थे, लेकिन उसका उपयोग वो लोग क्या करते थे? सिर्फ ठंड से बचने के लिए। और कुछ जीवों के पास पंख थे लेकिन उन्होंने अपने उस पंख को उड़ने के रूप में उपयोग नहीं किया। लेकिन पक्षी वर्ग के जितने भी जंतु थे उन्होंने क्या किया? अपने पंखों को उड़ने के रूप में उपयोग किया। और इसके साथ साथ कुछ जंतु ऐसे थे जो इसका उपयोग ठंड से बचने के लिए किए। अब देखेंगे बच्चों मानव विकास। मानव विकास में इसको हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन कहते हैं। मानव की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं।
जैसे कुछ लोग ब्लैक कलर के या काले रंग के होते हैं, सफ़ेद या गोरे रंग के होते हैं, भूरे रंगों में, मतलब कई सारी स्पीसीज में डिवाइड किया गया, बनाया गया। लेकिन लास्ट में कई परिणामों को देखते हुए वर्तमान में या फिर जो हाल ही के जो परिणाम है उसमें ये बताया गया कि मानव विकास जो होता है या मानव की जो स्पीसीज है वो सिर्फ और सिर्फ होमो सेपियंस है, जिसमें सभी तरह के स्पीसीज वाले मानव आ जाते हैं। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर लेसन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, जिसको आप लोग कॉपी में लिखेंगे, नोट्स आपके PDF के थ्रू मिल जाएगा और इसमें आप लोग इन चीज़ों को याद करेंगे जितने भी डिफिनीशंस हैं और कॉपी कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर